मन मस्तिष्क की वह क्षमता को कहते हैं जो जीवों को स्मरण शक्ति, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, भाव, एकाग्रता, व्यवहार, अंतर्दृष्टि आदि से सक्षम बनाती है। समानता हम कह सकते हैं कि मन शरीर का वह हिस्सा है जो ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने, समझने का कार्य करता है। बहुत से लोग मन और मस्तिष्क को समान समझते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार मस्तिष्क शरीर का एक अंग है, जबकि मन मस्तिष्क की सभी क्रियाओं का योग है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा मन को 3 भागों में विभक्त किया है। प्रथम चेतन मन, द्वितीय अर्धचेतन मन, तृतीय अवचेतन मन। सबसे पहले हम चेतन मन को समझते हैं। चेतन मन जिन क्रियाओं का हमें ज्ञान रहता है उसे हम चेतन मन कहते हैं। चेतन मन यह मन का पहला स्तर तथा ऊपरी भाग है। चेतन मन को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावनात्मक, तीसरा क्रियात्मक। यह तीनों मानसिक क्रियाएं एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। जब एक मानसिक क्रिया की प्रधानता होती है तब अन्य 2 मानसिक क्रियाएं नगण्य हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी बगीचे में गए हैं और वहां आपको एक सुंदर फूल दिखाई देता है। फूल को देखकर आपके भीतर ज्ञानात्मक क्रिया उत्पन्न होती है। इसके बाद आपके अंदर उसके द्वारा सुख तथा दुख की अनुभूति होती है। ये भावनात्मक क्रियाएं हैं। अच्छा पुष्प सुख की अनुभूति करवाता है, इसलिए हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त करने की यह इच्छा क्रियात्मक इच्छा को व्यक्त करती है। इन 3 क्रियाओं में से कौन सी क्रिया पहले होती है यह कह पाना मुश्किल है। कुछ स्थितियों में ये क्रियाएं एक साथ होती है तथा कुछ स्थितियों में एक क्रिया पहले होती है और अन्य बाद में होती है। इस प्रकार चेतना आपकी अपनी संपत्ति है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे ज्ञात नहीं कर सकता। आइए अब अर्धचेतन मन को समझते हैं। अर्धचेतन मन का वह भाग ज्ञात नहीं होता, अलबत्ता प्रयत्न करने पर इसके अंदर पाई जाने वाली क्रियाओं को चेतना में लाया जा सकता है। इस प्रकार इस क्षेत्र की क्रियाएं ध्यान की सीमा के परे होती हैं, जिन्हें प्रयत्न करने पर ही ध्यान के केंद्र में लाया जा सकता है। इस भाग की क्रियाएं बिना रोक टोक के चेतना में प्रवेश कर सकती है। इन पर कोई प्रतिबंध कार्य नहीं करता। उदाहरण के तौर पर कभी कभी बातचीत के दौरान हम सामने वाले का नाम भूल जाते हैं। जब हम अपनी याददाश्त पर जोर डालते हैं तो उसका नाम हमें याद आ जाता है। आइए अवचेतन मन को समझते हैं। यह मन का सबसे निचला तथा गहरा भाग है। इसे चेतना की गहराई, डीप ऑफ अनकॉन्शियसनेस कहकर पुकारा जाता है।
डीप ऑफ कॉन्सिनेशन। यह भाग एक ऐसा भंडार घर के समान है जहाँ पुराने से पुराना सामान पाया जाता है। यहाँ की प्रत्येक सामग्री अस्त व्यस्त पड़ी रहती है जो कभी नष्ट या समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार अवचेतन मन में दबी हुई पुरानी से पुरानी इच्छाएं पाई जाती है। जो इच्छा एक बार अवचेतन मन में पहुंच जाती है वह फिर कभी नष्ट नहीं होती। मनोवैज्ञानिकों को चेतना की अपेक्षा अवचेतन मन को अधिक प्रभावी, अधिक शक्तिशाली माना गया। हालांकि अवचेतन मन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, फिर भी यह हमारे जीवन, हमारी विचार शक्ति, हमारी कल्पना शक्ति एवं हमारे दैनिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। अवचेतन मन प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रायड की देन है। फ्रायड ने अवचेतन मन के सिद्धांतों का पता लगाया था। वह अवचेतन मन को तीन प्रकार के उपमाओं से समझाया है। पहला, पहाड़ की दो ऊंची चोटियों का सबसे निचला भाग। दूसरा, ग्रीन रूम। तीसरा, आइसबर्ग। जिस प्रकार पहाड़ की चोटियों पर सूर्य का प्रकाश दिन के अधिकांश समय तक रहता है, उसी प्रकार चेतना का भाग है। जिस प्रकार पहाड़ के निचले भाग पर दोपहर को सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकती, उसी प्रकार चेतना की एक किरण भी अवचेतन मन में नहीं पहुंच सकती। इस प्रकार अवचेतन मन पहाड़ का निचला भाग है जहां प्रत्येक समय अंधकार रहता है और यहाँ मनुष्यों का पहुंचना सुगम नहीं है। दूसरी उपमा के अंतर्गत फ्रायड ने अवचेतन मन को थिएटर के ग्रीन रूम के समान माना है। जिस प्रकार ग्रीन रूम में अभिनेता नग्न तथा अर्धनग्न स्थिति में रहते हैं तथा वस्त्र आदि वस्तुएं अव्यवस्थित पड़ी रहती हैं, उसी प्रकार हमारे अवचेतन मन की इच्छाएं हैं। जब ये पात्र रंगमंच पर उतरते हैं तो अपनी पोशाक, श्रृंगार तथा बोली आदि को सुधार लेते हैं। उसी प्रकार जब अवचेतन मन की इच्छा चेतना में पहुंचती है तो नए नए स्वांग बनाकर मनमोहक रूप धारण कर लेती है। अंत में अवचेतन मन को बर्फ के उस बड़े खंड के समान बताया गया है जो समुद्र में बहता रहता है, जिसका 1/10वां भाग पानी के ऊपर और 9/10वां भाग पानी के नीचे रहता है। इसी प्रकार हमारा चेतना भाग का बहुत छोटा है और अवचेतन मन का भाग काफी बड़ा। हालांकि आइसबर्ग का थोड़ा सा भाग ही दिखाई देता है, फिर भी वह बड़े बड़े जहाज़ों को चकनाचूर कर सकता है। उसी प्रकार चेतन मन में थोड़ी सी ही अचेतन क्रियाएं अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, परंतु इसमें इतनी शक्ति छिपी हुई रहती है कि वे बड़े बड़े व्यक्तित्व को नष्ट कर सकती है। मनोवैज्ञानिकों का बड़ा पुराना किंतु अत्यंत सटीक कथन है, जैसे बोओगे वैसे काटोगे के अर्थ वाला यह कथन हमें सचेत करता है कि हम अवचेतन मन को अधिक सक्रिय एवं अधिक उपयोगी व लाभप्रद बना सकते हैं या चाहते हैं। यह जरूरी है कि हम उसे वही प्रदान करें जो हम चाहते हैं। अवचेतन मन हमारी इच्छा पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसे मस्तिष्क द्वारा
जो आदेश मिलता है वह वैसे ही कल्पना करता है। तभी तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यदि हमें सफल होना है तो हमें चाहिए कि हम अवचेतन मन को निश्चित आदेश दें, इसे बार बार याद दिलाएं कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा अवचेतन मन प्रोत्साहन मांगता है। जितना अधिक प्रोत्साहित होगा उतना ही अधिक यह रचनात्मक कार्य संपन्न करेगा। विश्व में आश्चर्यजनक आविष्कार तभी हुए हैं जब उसके आविष्कारकों ने अपने अवचेतन मन को उचित आदेश और प्रोत्साहन दिया है। हमारा अवचेतन मन उन सूचनाओं को इकट्ठा करने में सक्षम है जिन्हें हमारा मस्तिष्क नहीं कर सकता। किसी फिल्म में देखा गया कोई दृश्य कुछ पलों के लिए पर्दे पर आया और चला गया। यदि हमें यह दृश्य अच्छा लगे तो चेतन मन इसकी सराहना करने भूल जाएगा, किंतु यह दृश्य अवचेतन मन में चला गया तो यह एक चित्त स्मृति बन जाएगा।